अपने कंट्री की बात कर लो, हमारे देश में भी तो देख रहे हो, हमारे देश के भी बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश है, पर देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि बच्चों के स्कूल खोलना है, वो जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है राफेल लेके आना है। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री लगाना है, इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है राफेल लेके आना है। तो हमारे देश में जितने भी डेवलपमेंट की एक्टिविटियां हो रही है उसको रोक के सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने देश को प्रोटेक्ट करो। क्यों? बिकॉज आपके देश के सामने एक तरफ कौन बैठा है? एक तरफ आपने एक साइड में आपके चाइना, दूसरी साइड में पाकिस्तान, जो कि आपका देश परेशान रहता है। तो कहने का मतलब है कि चाइना को अपने प्रोटेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज उससे दूसरे देशों को नुकसान है। दूसरे देश जो अपने आप को चाइना से प्रोटेक्ट करते हैं, बट इंडिया क्या है, इधर से भी अपने को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, उस साइड से भी अपने को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, आयुष ध्यान देना। आयुष, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो नेबर्स हैं, ठीक है, आपके पड़ोसी लोग हैं चारों तरफ पे जो है, आप वर्क करके आते हो, घर में आते हो, पड़ोसी जो है ध्यान किसी तरीके से चाहते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, ये है वो है, कभी गेट तोड़ दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया, आप उसमें ही उसी को मेंटेन करने में आप अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाते रहते हो, बिकॉज उस लेवल के आपके पड़ोसी है। तो उस जगह पे जो विकास आपका हो रहा है, दूसरी जगह पे वेल डेवलप्ड जो सोसाइटी है, वहां पे आपने अपना घर बना लिया, ठीक है, जहाँ पे सब अपने अपने में बिजी है, किसी को किसी मतलब नहीं है। तो ये बताओ कि आपका विकास कहाँ पे ज्यादा होने वाला है? वो फ्रेश पीसफुल सोसाइटी में, पीसफुल नेबरिंग नेबरहुड में, कि ये जो क्वारलिंग जो नेबरहुड है, यहाँ पे आपका विकास होने वाला है? आयुष, आयुष, आयुष को मेरी आवाज जा रही है? ओके, पीसफुल सोसाइटी। तो अब ये बताओ कि आप, ये एक्सटर्नल अब पॉइंट है, ठीक है, तो ये बताओ कि अब आपके नेबरिंग कंट्रीज कैसे, इसका इफेक्ट आपके डेवलपमेंट के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस कि नो? यस सर। एकदम पड़ रहा है, बिकॉज अगर अच्छे पड़ोसी हैं तो क्लियर है कि अच्छे पड़ोसी है तो वो आपका सपोर्ट भी करेंगे, प्लस आपका विकास होगा। अगर उस लेवल के नेबरिंग कंट्रीज नहीं है तो वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, नहीं है, जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे और विकास के बारे में तो दूर दूर तक आप नहीं सोचोगे। गेटिंग यस नो? यस सर। ओके, ये हो जाएगा। अब चलो कुछ और पॉइंट की हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ और पॉइंट पे। शुभम ने क्या लिखा है? सर चाइना का मिलिट्री बजट $261 बिलियन है, तो इससे क्या है, उससे क्या शुभम? सर आपने बोला था कि चाइना अपने सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट नहीं करता है, बट चाइना का बजट सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए। सेकंड लार्जेस्ट है तो अब मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास 500 रुपीज है, तो मैंने 10 रुपए किसी चीज पे इन्वेस्ट कर दिया, और जब किसी के पास 10 ही रुपए, तो वो किसी के ऊपर क्या इन्वेस्ट करेगा? वो तो अगर 10 रुपए, अगर चाइना ने 10 रुपए इन्वेस्ट किया तो 490 रुपए उसके पॉकेट में है ना। यस सर, बट आपने बोला था कि चाइना अपने सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट नहीं करता, तो ये गलत है। इंडिया अपने चाइना अपने वो सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आर्मी का बजट, वो मिलिट्री बजट 261 किया है, तो इसका मतलब उसको किसी पे खतरा है क्या? वो दूसरों के लिए खतरा बनना चाहता है, याद रखिएगा पॉइंट। चाइना के साथ एक पॉइंट है कि चाइना इज नॉट इन्वेस्टिंग ऑन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट इट्स ओन बाउंड्री, ठीक है, चाइना इज इन्वेस्टिंग ऑन आर्मी टू कैप्चर द बाउंड्री ऑफ अदर कंट्रीज। इस दिमाग में रखिएगा पॉइंट। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट और इंडिया का इन्वेस्टमेंट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया कभी भी चाइना के एरिया में नहीं जाता, चाइना दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा देश है, हमारे देश का पार्ट है। चाइना जो है वो कभी वो गलवान पे इंटर कर जाता है, चाइना बताता है कि ये भूटान हमारा है, चाइना बताता है कि इसको पाकिस्तान का एरिया हमारा है, चाइना बताता है कि वो श्रीलंका का सर एरिया हमारा है। भूटान का एक एरिया है, उसको चाइना अपना बताता है, बूढ़े भूटान को नहीं बताता है। अरे एरिया को बताता है ना। यस सर। तो कोई दूसरा देश है जो कि चाइना का बताए कि चाइना का ये पार्ट हमारा है, कोई बोलता है कभी? कोई बोलेगा नहीं। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट मिलिट्री पे, चाइना का इन्वेस्टमेंट मिलिट्री पे, दोनों पे अंतर दिख रहा है? समझ में आ रहा है? यस नो? सुबह यस सर। समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर।
और लोग तो समझ में आ रहा क्या डिफरेंस है? हेलो Yes, क्या अनुष्का बोलो, अनम्यूट होकर बोलिए, अनुष्का अनम्यूट होकर बोलो। सर जैसे बजट के बारे में बात हो रहा है, तो वो अपने मतलब प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसको ये तो नहीं सोचना पड़ता ना कि हमारे यहाँ जो पीपल है वो सुबह का खाकर शाम के लिए सोच रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है, ये तो नहीं है ना। वो दोनों तरीके से अपना सोचते हुए चल रहा है, बट हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा यही है कि कुछ लोग सुबह का खा रहे हैं तो उन्हें शाम के 2 वक्त के लिए सोचना पड़ जा रहा है। फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके पास तो शेल्टर भी नहीं है, तो वहां पे उससे तुलना कैसे कर सकते हैं, हम कंपेयर कैसे करें? ओके, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है, बट मैंने जो पॉइंट आपको बताया वो दूसरे लेवल पे बताया, ठीक है। मुझे लगता है कि शुभम के दिमाग के अंदर इंटर कर चुका होगा मेरा जो पॉइंट बोलने का था। शुभम, हैव यू गॉट? yes, sir. तो दोनों का मिलिट्री इन्वेस्टमेंट है, चाइना का ज्यादा सेकंड है, पर अंतर क्या है कि भारत इन्वेस्टमेंट करता है अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना इन्वेस्टमेंट करता है दूसरे के बाउंड्री को अपने कैप्चर करने के लिए। अंदर याद रखना। तो खैर मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं तुमसे कर, तो ये तो एक्सटर्नल चीज। दूसरा एक्सटर्नल में पॉइंट करो क्या कि सपोज करो कि आज के डेट में बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां आपके देश में इंटर नहीं कर पा रही हैं, वो इंटर नहीं कर रही हैं आपके देश में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इमेजिन करो कि अगर एमएनसी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी अगर आपके देश के अंदर इंटर नहीं कर रही है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अब कहने का मतलब कोई भी इंडस्ट्री अगर अपने इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो उसको फैसिलिटियां चाहिए। फैसिलिटी का मतलब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको चीप लेबर चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको ग्लोबल लेवल का मार्केट चाहिए, ये सब चाहिए ना, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं अगर आपका देश देता है तो वो कंपनी आपके देश के अंदर इंटर कर जाएगी। बट कंडीशन क्या है कि इस तरह की फैसिलिटी आपका देश नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ रही है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो ये सब तो एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे इंटरनल, ध्यान देना, इंटरनल की बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंटों ने लिखा ओवर पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड पॉइंट की बात करोगे क्या चीज? सेकंड पॉइंट बात करोगे कि हमारे देश में जो इलिटरेसी है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ आप बात करोगे क्या चीज? हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा और आगे बात करोगे क्या चीज कि हमारे देश का जो सेक्टर है वो सेक्टर उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पा रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। डन। कुछ और पॉइंट्स है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल है, मतलब कि एक तो कुछ डिसीजन लेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो तीसरा डिसीजन लेगी। एग्जांपल के रूप में देखो बिहार का इलेक्शन हुआ, इसमें आपने क्या देखा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना? एक टीम ने बोला कि भाई हम 10 लाख नौकरी देंगे, दूसरे ने बोला 19 लाख नौकरी देंगे, इलेक्शन इसी पे खत्म। ठीक है, तो 10 लाख और 19 लाख के चक्कर में हमारे देश का इलेक्शन फाइनल हो गया। तो कंडीशन देखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज भी ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ फैक्टर बट लायबिलिटी इज डिफरेंट। नो, ओवर पॉपुलेशन है फैक्टर्स। ओवर पॉपुलेशन को फैक्टर्स कैसे नहीं कहोगे? आयुष अनम्यूट होकर बोलो मेरे को। यस सर। हाँ बोलिए सर हम बोल रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन सर ये कोई एक बड़ा फैक्टर नहीं है सर। सर अगर ओवर पॉपुलेशन ही है, अगर सभी अगर एसेट अगर बनेंगे तो ये काफी हमारे देश के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। एक बात बताओ आयुष, एसेट कैसे बनोगे तुम? अनुष्का आप बोलो पहले। सर एसेट बनने के लिए रिसोर्स भी तो होना चाहिए ना। रिसोर्स भी तो होना चाहिए ना। आयुष एनीथिंग?
नो सर, सही है। अब देखो आयुष, पॉइंट है कि ओवर पॉपुलेशन एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आप देखते हो कि आपके देश में 60% लोग वैसे हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, इस चीज को आप जानते हो, जो लैंड रूट से जुड़े हुए हैं। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, छोटा सा मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज करिए एक रिक्शा पुलर की बात लेके चल रहा हूँ। एक रिक्शा पुलर है, ठीक है। अब वो रिक्शा पुलर रोज 300-400 रुपीज अगर अर्निंग करता है, वो भी अर्निंग उसका परमानेंट नहीं है, वो 300-400 रुपीज अर्निंग करता है, ठीक है। और उस अनएजुकेटेड, मतलब होता है ना, इलिटरेसी की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से उसके घर में 3, 4, 5, 6 लड़के हो गए। देहात में जाना, गांव में, रूरल एरिया में जाओगे तो बहुत सारे ऐसी फैमिलियां मिल जाएंगी जहाँ पे इस तरह का पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस फैमिली की बात करो कि अब वहां पे वो किस तरीके से, किस लेवल पे एसेट के रूप में अपने बच्चों को वो तैयार करेगा। वो क्लियर है कि वो आने वाले समय में फिर वो अलग अलग रिक्शा चालक, रिक्शा पुलर ही तैयार कर रहा है, वो कहाँ से एसेट वो बनाएगा, खाने का ठीक नहीं, वो एसेट क्या बना देगा। तो कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन की बात कीजिएगा तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है, गेटिंग आयुष, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। शुभम कुछ बोलना है? नो सर। शुभम बोल नहीं रहा है, तुम शुभम लग रहा है कि अंदर से क्या हम बताएं। ये कुछ एग्जाम्पल देके कहानी है, स्टोरी देके बताया गया है, बट हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पे रहेंगे। ओहो सॉरी, ऊपर कुछ पॉइंट छूट गया। ये आ गया। देखो, स्टडी द अबव केसेस ऑफ द पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी के मेन रीजंस क्या दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला लैंडलेसनेस। अब इमेजिन करो कि हम बात कर रहे हैं कि अब जमीन किसके पास ज्यादा है, किसके पास ये, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा चलती थी, नहीं है, जिसमें आपने देखा किसी के पास ज्यादा जमीन, किसी के पास वो भी नहीं जमीन। तो कंडीशंस क्या था कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट की है कि भैया उन सबको क्या करो, उन सबको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करो, घर प्रोवाइड करो। तो जमीन का ना होना भी एक रीजन है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब ये बताओ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, बेरोजगारी किसे कहेंगे? एनीबॉडी, कोई बताना चाहेगा अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट, टेल मी फास्ट। शुभम, सर ऐसा पर्सन जो जिसके पास जॉब नहीं हो, एजुकेटेड पर्सन के पास जॉब नहीं हो। अच्छा, और अनएजुकेटेड आदमी उसके पास जॉब नहीं तो उसको हम बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयड है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। नो सर, उसे भी अनएम्प्लॉयड ही बोलेंगे। आपने बोला कि एजुकेटेड बंदे के पास अगर जॉब नहीं तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब बेरोजगार, कुछ मेरे पास सर मतलब मेरा फिर कहने मेरे का को क्या, मतलब था कि मेरे जो को रोजगार जो वाला जॉब बोलोगे? कर सकता है वो, उसको अगर जॉब नहीं मिले तब वो अनएम्प्लॉयड है। जो जॉब कर सकता है उसको अगर जॉब ना मिले तो अनएम्प्लॉयड है। जैसे कि अगर कोई 15 साल का बच्चा अगर जॉब नहीं कर रहा है तो अनएम्प्लॉयड नहीं है। 15 साल का बच्चा अगर जॉब नहीं कर रहा है तो अनएम्प्लॉयड नहीं है मतलब। बट अगर 15 साल का बच्चा घर में अकेले है, घर में ही इज अलोन इन हिज हाउस, ठीक है, और उसके घर में उसके ऊपर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए वहां पे? उस 15 साल के बच्चे को कुछ करना चाहिए या फिर बैठ जाने कि भाई हम तो 15 साल के, हम आप जो करना करते, मरिए मरना है तो? खैर ये अलग चीज है, मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो स्टेज, एक ऐसा स्टेज
जहाँ पे एक आदमी a person has all qualification in spite of, होता ना, in spite of ability, when a person is unable to find out a job according to his own ability, then in that case we can say that that person is क्या is बेरोजगार, वो आदमी वहां पे बेरोजगार है। अब अपने एबिलिटी के अनुसार मेरे को रोजगार मिलना चाहिए। अब एक कहने का मतलब है कि जो एजुकेटेड है, जो एमबीए किया है, तो उसको एमबीए लेवल का जॉब दीजिए। दूसरा है क्या कि जो मतलब जो अनएजुकेटेड है, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो क्लियर है कि उसको उसी लेवल का जॉब मिलना है। सपोज कि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में अलग अलग, अपना स्कूल ही समझ लो, छोटा एग्जांपल, अपना स्कूल देख लो। आपके स्कूल में हर लेवल के लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, डायरेक्टर्स है, जो नहीं पढ़े हैं वो प्यून है, स्वीपर है, ये सब जॉब। कहने का मतलब है कि आपके एबिलिटी के अनुसार आपके लिए जॉब मौजूद है मार्केट में, पर वो भी जॉब ना मिलना, that point is known as unemployment। भैया वो बेरोजगारी पे जूझ रहा है। शुभम, getting yes or no? Yes, sir. आयुष? Yes, sir. अनुष्का? Everybody, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, अब चलो आयुष के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ फैमिलीज। हमारी गवर्नमेंट इतना चिल्ला रही है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, चिल्ला रही है ना गवर्नमेंट, स्लोगन दे रही है। बट कुछ ऐसे, मैंने आपको बताया रूरल एरियाज, वहां पे ये सब लोग, अभी तो देखो ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो बहुत सारे लोगों से पूछोगे कि आपका देश डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक, ये भी नहीं पता। तो उनको क्या पता है कि भाई पॉपुलेशन क्या है, उनको अपने पूर्वजों के लेन देन वाले पॉइंट पे रहते हैं जो भी है। तो कहने का मतलब है कि इस टाउन में जो अर्बन एरिया है वहां पे लोग इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि भाई हमारे एक बच्चे का अगर वेल क्वालिफाइड अगर उसको बनाना तो कम से कम 20-25 लाख रुपए उसमें लग जाएंगे। दो बच्चों का मतलब 30-40 लाख रुपए लग जाएगा। तो अगर 5-6 बच्चे हो जाए तो समझ लो करोड़ों रुपए तो आपने इसीलिए, तो आपके पास है क्या है फिर। तो अगर क्वालिफाइड है आप टाउन में, अर्बन एरिया में, तो वहां पे तो आप इस चीज को समझ रहे हैं। बट रूरल एरियाज में क्या है कि वहां के लोग हैं कि भाई कुछ करे या ना करे, रिफा चलाएगा ना, 2-4-5 हजार रुपए कमाएगा ना, काम खत्म हो जाएगी, तो सोच उस लेवल पे है। तो कहने का पॉइंट है वो इस चीज, देखो दोनों में अंतर। टाउन में लोग, अर्बन एरिया में क्या सोच रहे कि हमारा एक ही बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा के उस लेवल पे बनाएंगे कि लाख रुपए वो अर्निंग करेगा। गांव में क्या है कि चलो लाखों रुपए अर्निंग करने लायक ना बड़े, कोई दिक्कत नहीं, 10 को बच्चा है तो 5-5 हजार रुपए भी कमा जाएगा तो 50 हजार रुपए आएगा ना। गेटिंग अंतर समझना, सोच देखना कैसे सोच रख रहे हैं लोग। तो रूरल एरियाज की सोच है कि मेजोरिटी मोर, क्वालिटी लेस। और टाउन में क्या है, क्वालिटी के ऊपर टोटल फोकस की, एक ही बंदे को उस लेवल पे बनाओ कि वो पूरा का पूरा नहीं करे। तो इसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, फिर भी उनके बच्चे जो भी है उस लेवल पे नहीं, बट कुछ तो जो भी है। तो ये सब ये साइज ऑफ फैमिली, इससे उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी, वहीं के वहीं होंगे। इसके बाद है तुम्हारा इलिटरेसी की बात कर रहा है, अशिक्षा। इलिटरेसी इज ए कॉज फॉर आवर सोसाइटी। समाज के लिए अभिशाप है इलिटरेसी। अब इमेजिन कर लो, छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर आप लिटरेट हैं, अगर आप एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस क्या है कि आप एवरीथिंग, यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली इफ यू आर एजुकेटेड देयर। बट अगर आप इलिटरेट हैं, यू डोंट नो एबीसी अबाउट एजुकेशन, तो आपको बस ये पता है खाना है, पीना है, सोना है, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो लिटरेसी जो है वो भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। अब है पुअर हेल्थ एंड मल न्यूट्रिशन। दूसरा एक और पॉइंट है कि अगर आप एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं। अ पर्सन हु इज वेल क्वालिफाइड कैन अर्न मनी थ्रू डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल हम लोग को देख लो,
हम लोग को देख लो, अगर हम लोग अगर इमेजिन कर लो कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं होते, एजुकेटेड में नहीं होता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, मेरे पास एजुकेशन में एकदम इलिटरेट होता, तो क्या करता? रिक्शा चलाता, टेम्पू चलाता, वो भी लॉकडाउन हो गया, वो भी गया। क्या करता? कुदाल लेके खेत में दिस एंड दैट करता। खैर वो गलत चीज नहीं करना चाहिए, हम लोग करते भी है घर में काम। मैं ऐसे बता कि अगर हम लोग ये, बट आज है ना कि अगर आप एजुकेटेड है, नॉलेज है आपके पास, लॉकडाउन है, सब एवरीथिंग है, ऑनलाइन से अपन नहीं कर रहे, अलग अलग तरह के रास्ते आपके सामने आ सकते हैं। रास्ते कब खुलेंगे? जब आपके पास कुछ होगा तब तो खुलेंगे। गेटिंग ये सुनो शुभम, यस सर। तो कुछ बोल नहीं रहा है जी। सर क्या बोले आप ही बताइए। बोलो, तुमको जो समझ में आ रहा बोलेगा सब, तो बोल। चुपचाप एकदम साइलेंट होकर सुन रहा है तुम लोग। 9th का स्टूडेंट तो इतना ज्यादा साइलेंट नहीं रहता, वो तो क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन राइज नहीं कर रहा तुम लोग, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। 9th के स्टूडेंटों के अंदर गट्स होता है, करेज होता है, टीचर उनके सामने बैठने के पहले 10 बार तैयारी करके आते हैं। बट आप लोग जैसे कर रहे हो, लग रहा है कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। जितना मैं जो टॉपिक बताऊं उसमें से क्वेश्चन निकाल के पूछो ना, कुछ क्वेश्चन निकालो। इसके बाद एक वर्ड है देखो, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। पुअर हेल्थ की बात करोगे, आपने देखा कि हेल्थ इज वेल्थ होता है कि स्वस्थ शरीर, हेल्दी माइंड, a healthy mind contain you know what, healthy ideas, and healthy ideas क्या चीज? opens the door of success before everyone। तो अगर बॉडी हेल्दी है, ब्रेन हेल्दी है, ब्रेन हेल्दी है तो ब्रेन के अंदर जो आइडियाज आएंगे वो आइडियाज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आइडियाज कभी भी आपको पॉजिटिव रास्ते पे रखेंगे। तो कोशिश, तो ये पुअर हेल्थ, जिसका जो हमेशा बीमारी से ग्रस्त है, त्रस्त है, अस्त व्यस्त है, तो अपने बॉडी पे ही खर्च कर रहा है, अर्निंग क्या करेगा? वो भी गरीबी एक पॉइंट में जाएगा। इसके बाद है भैया चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के पॉइंट की बात करो तो आपको पता है 14 से नीचे के बच्चों को जो वर्क कराना, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या चीज? उस तरह का क्राइम है। बोलो अनुष्का। सर अगर चाइल्ड लेबर क्राइम है तो जो फैमिली, जिस फैमिली में कोई है ही नहीं उनको चलाने वाला, और कोई बच्चा है जो कि 18 से नीचे है, चाइल्ड लेबर ही कर रहा है, और उसी के कारण उसका घर चल रहा है, तो अगर वो चाइल्ड लेबर करना बंद कर दे तो उसका घर तो मतलब स्टारवेशन से मरने लगेगा, वो लोग भूखों मरने लगेंगे। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर मानते हैं कि प्रॉपर्टी का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी तो मजबूरी हो गई ना वहाँ करना। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी, और उसी पे उसकी फैमिली डिपेंड है। एकदम आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टूडेंट हमारे तैयार है। चलो इनके क्वेश्चन का आंसर कौन देना चाहेगा? अगर उसकी फैमिली में कोई 18+ है तो वो करेगा ना काम। अगर उसके फैमिली में होता तो उसे चाइल्ड लेबर करने की क्या जरूरत? तो अगर उसके फैमिली में कोई 18+ नहीं है तो वो, अगर उसके कोई पेरेंट्स नहीं है तो क्या बोलते हैं, ऑर्फन में जाएगा ना। अच्छा, हम देखो तो अगमा प्रताप सिंह की एंट्री होगी, धमाकेदार एंट्री। वेलकम वेलकम वेलकम, अटेंडेंस लेने आए हो जी? अगर अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो वो अनाथालय जाएगा ना। नहीं, रुक जा एक सेकेंड शुभम, रुको वेट। हम थोड़ा अगमा जो है उनका वेलकम कर ले भैया, बड़े टाइम पे जुड़ गए। कहाँ थे अभी तक? अगमा प्रताप सिंह, where were you till now? अच्छा चलो, सॉरी, चलो ठीक है, ओके। चलो क्या सुबह बोल रहे थे, कंटिन्यू। सर मैं बोल रहा था कि अगर उसके फैमिली में उसके पास कोई पेरेंट्स है नहीं तो वो अनाथालय जाएगा ना। तब तो ऑर्फनेज उसके पास कोई जाएगा ना। रिक्वायरमेंट ही नहीं है चाइल्ड लेबर करने की।
मैंने ये नहीं बोला कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स है लेकिन वो मतलब ओल्ड एज में है जो कि वो काम नहीं कर सकते, तो डिपेंड तो उसके पेरेंट्स उसी पे करेंगे ना। अगर उसके पेरेंट्स अगर ओल्ड एज में है तो भी वो अनाथालय में जाएगा ना। क्यों, उसके पास पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे, वो ओल्ड एज में है, तो क्या पेरेंट्स तो है ना। अगर उसके पेरेंट्स अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, अगर उनके पास इतने मतलब अब उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ काम कर सके, तो वो तो ऑर्फनेज में ही ना जाएगा। तो ठीक है, वो जाने के लिए तो ऑर्फनेज में चला जाएगा, पर उसके पेरेंट्स का क्या होगा। अगर वो ओल्ड एज में है तो उनके लिए भी होता है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज नहीं होता, मतलब उनके लिए भी एक तरह का होता है, मतलब तो गवर्नमेंट इसका प्रोवाइड मतलब करता है। आप कह रहे हो कि जो ओल्ड एज फैमिली हो गई है, वो जो बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है वो ऑर्फनेज में चला जाए, और जो पेरेंट्स है वो ओल्ड एज में चला जाए, मतलब फैमिली को अलग अलग कर देते हैं, जो वहाँ वो वैसे रहेंगे, एक तो साथ मिल नहीं तो रह सकते सकते। ही है ना। नहीं, नहीं रह सकते। अब किसी को साथ में रहना है तो उसको अलग से परमिशन लेना रहता है। अब फैमिली के साथ रहना तो परमिशन कैसा। ये क्या बोलते हैं, वो डीएम से परमिशन लेना पड़ता है उसके लिए। मतलब मिल तो सकते हैं बट अलग अलग रहना पड़ेगा। आप लोगों का क्वेश्चन कोई नहीं समझा। आप लोगों ने क्या डिस्कस किया नहीं किया, रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं समझा। दोनों का क्वेश्चन गलत था, अलग अलग जगह पे दोनों डिस्कस कर रहे थे। अनुषा का क्वेश्चन था कि पेरेंट्स ने हर चीज सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बच्चा जो है अभी 16 17 18 मतलब 16 17 की उम्र का ही है। तो मैं आपको बता दूं कि 14 के नीचे काम करने पे फाउंडेशन है, 14 के ऊपर नहीं। 16 17 18 आप काम कर सकते हो। आप देखते हो ना कि 17 एयरफोर्स नेवी का जो फॉर्म भरते हो 16 17 साल की उम्र में एयरफोर्स नेवी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है। उस 16 17 साल की उम्र में तुम्हारा एयरफोर्स नेवी में ज्वाइनिंग हो जाता है। तो शुभम, अगर मैं करेक्ट हूं तो एयरफोर्स नेवी का फॉर्म कब भरा जाता है। सर आइडिया नहीं है मुझे। ये वही है 16 17 और 18 के बीच में आप ज्वाइनिंग कर लेते हो। वहां पे बहुत कम उम्र में वहां पे ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो चाइल्ड लेबर 14 के नीचे की बात की जा रही है, ऊपर की बात नहीं की जा रही है। दूसरा पॉइंट आपने देखा शुभम जो बार बार तुम बोल रहा है, इमेजिन करो कि अनुष्का का स्टेटमेंट है कि अगर पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में जा चुके हैं 70 75, अब मतलब दे वी आर अनेबल टू डू एनी वर्क। अब उनका जो बच्चा जो 17 साल 18 साल का लड़का है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको ले जाके अनाथ आश्रम में जाके छोड़ देगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शुभम, उसकी नो सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। हाँ सर की बोलो। वो काम करे, सर वो वर्क करे, वो जॉब करे। तो फिर यहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है क्या। 17 क्या सर, 16 क्या 7 बोला? है। क्या बोले सर आप? मैंने बोला कि वो 16 17 की उम्र में अगर वो जॉब करना शुरू कर दे, बिकॉज उसको तो फैमिली को चेकआउट करना है, फैमिली को टेक केयर करना है। यस सर। तो वो क्या यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। नो सर। तो फिर आपने कैसे बोला कि उसको हम क्या करेंगे ऑर्फनेज वहां पे हम उसको सेट करके वहां पे हम उसको सर मैंने बोला था कि अगर वो बच्चा है 14 से लेस है उसका एज, तब उसको ऑर्फनेज में डालने को बोला मैं। 14 भी यहाँ हो पे तब कहीं भी वो कैसे ऑर्फनेज में अपने पेरेंट्स को डाल सकता है। अगर तुम 10 वो साल भी का वो ही है तुम कैसे कर सकता है ये। सर उस बच्चे को ऑर्फनेज में डालने की बात हो रही है। अब पेरेंट्स से क्या होगा। सर ओल्ड एज होता है ना, तो उसमें चले जाएंगे वो। कहाँ पे छपरा में है कहीं ओल्ड एज देखा है क्या। ओल्ड एज में जाने के लिए गुजरात जाएगा वो। नो सर। हाँ बोलो। तुम तो तुम अगर नेता बनेगा तो भाई जितने भी ओल्ड लोग हैं ना सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लड़का ये सर बनना ऑर्फनेज। ही नहीं है नेता। मैं एक बात बता रहा हूँ जो तुम बोल रहा है जितने भी ओल्ड ग्रैंड फादर है आपके शुभम। सर नाना जी है मेरे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर नाना जी को ऑर्फनेज में भेजने के चक्कर में है भेजेगा। नो सर। नो सर, वो तो जिस अपना अलग तरीके रहता से है। तो वही मैं तो घर इनका भी हो बट इसकी प्रॉब्लम
लाइवलीहुड को रन कराने की प्रॉब्लम हो, तो इन दैट केस क्या करना होगा? तो करना तो होगा कुछ ना कुछ। हम कैसे अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ सकते हैं? हाउ कैन? तो चाइल्ड लेबर है, एक जगह तक क्राइम है। अभी देखो आपको क्या लगता है, टाउन में अभी इधर उधर जाके देखो तो छोटे बच्चे वर्क नहीं करते, अंडर प्रेशर तो वो कर ही रहे। लास्ट वर्ड है देखो हेल्पलेसनेस, मतलब असहाय। जैसे मैं सपोज जो हैंडीकैप लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जिनका, बहुत लोगों को देखते हो इनके पैर नहीं है, हैंड नहीं है, आईज नहीं है, वो तो हेल्पलेस है। तो हेल्पलेस है, वो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो गरीब है, उनको मदद की जरूरत है। तो देखो ये सारे फैक्टर्स है जिसमें लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, लिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो ये सारे फैक्टर्स है जो फैक्टर्स आपके देश के अंदर पॉवर्टी को क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। गेटिंग? और यही वो अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं पुअर हूँ, तो उस कहीं ना कहीं यही 6-7-8 फैक्टर जो है इससे वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ। बिल गेट्स नाम सुना है शुभम? काफी ज्यादा सुना है सर। मैंने अरे सुना है, एक बार सुनो चाहे 10 बार सुनो, सुना है ना? मैं बोलूं जलेबी यस खाया सर, है तो बोला कि बहुत बार खाया। खाया कि नहीं खाया ये बताओ। सुना है सर। हाँ सुना है। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि इफ यू आर, ये बताया गया था क्या, इफ you are taking a birth in a poor family, then it's not your fault, it's not your mistake, ये आपका गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। but यस सर, सुना है। during dying if you are poor, then it is your biggest fault, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यस सर, सुना है सुना सर। है? यस सुना सर। है? सुना यस है? सर। तो ये यस क्या सर। क्या क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट, ये बताओ। सर ये कहना चाहते हैं कि मतलब अगर आपने किसी गरीब फैमिली में जन्म लिया तो ये मतलब ये आपकी मिस्टेक है, बट अगर आप मरते मिस्टेक है। दम तक, सॉरी ये मिस्टेक नहीं है, सॉरी सॉरी, ये आपकी मिस्टेक नहीं है, बट अगर आप मरते दम तक गरीब ही रह गए तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि लाइफ ये टाइम में आपको आपकी डिफरेंट मिस्टेक टाइप है। की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो आप उसको अगर अपॉर्चुनिटीज को अगर आप नहीं एक्वायर करेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, और ये आपकी मिस्टेक है। ये आपकी मिस्टेक है। तो कैसे हम बोल सकते हैं किसी के ऊपर भी हम क्लेम एंड ब्लेम कर सकते हैं? तो ये सारे फैक्टर, तो एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट लिखना, फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी करके, ये जो 7-8 पॉइंट्स इन सबको डिस्क्राइब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट होगा तो कुछ और आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को। अब देखो कुछ वर्ड है, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, या फिर यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन की बात की गई है। अब देखो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब, अब इस 1947 के पहले चले जाओ, ठीक है। आज भी बहुत सारे, कहीं मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों ने ये क्लेम किया था कि सर आपको नहीं लगता कि ये रिजर्वेशन वाला वर्ड फिर से उन लोगों ने एंट्री कराया था, ठीक है। तो देखो कहने का, सोशल एक्सक्लूजन की अगर हम लोग बात कर लें तो देखो बहुत सारे ऐसे सोसाइटियां हैं, कम्युनिटियां हैं जिनको हम लोगों ने समाज से कट करके रखा। जैसे मैं चल जाओ बिफोर 1947 के अगर आप पहले चले जाओ तो उस समय आपने देखा था क्या था, इसकी अनटचेबल्स who were not allowed to come in those areas where forward class people were living. Untouchables, we are not allowed to study in those institutions where forward class people were studying. तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को हमने अपने सोसाइटी से कट करके रखा था, उनको कोई फैसिलिटी, किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक वो तो पुअर्टी पे जूझ रहे हैं, पुअर्टी पे वो लोग, उन लोगों का सामना कंटिन्यू हो रहा है। तो कुछ सोशल एक्सक्लूजन का मतलब कुछ ऐसे समाज जिसको हम लोगों ने मेन स्ट्रीम से कट कर दिया है, तो क्लियर है कि वो पुअर्टी लाइन में कन्वर्ट हो गए। गेटिंग एवरीबॉडी? गेटिंग यस इट? सर। यस सर। यस सर। तो उस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, टुडे आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स by giving them different type of facilities। और वो सारे फैसिलिटियों में से एक फैसिलिटी है जिस फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन। आपको लगता है कि रिजर्वेशन गलत है? सही है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट सर ये है। फैसिलिटी नहीं है सर, ये प्रिविलेज है।
अरे कुछ भी है, इसके मदद से उनको कुछ तो डिस्काउंट, कुछ फायदा होता है ना, कुछ प्रॉफिट होता है ना, बेनिफिट्स होता है ना। यस सर। अरे जो भी होता है हो रहा है ना, उनको सपोर्ट कर रहा है ना ये पॉइंट, आगे वो लोग बढ़ रहे हैं ना। अब देखो अगला सर जो पॉइंट, अवेयर है वो बढ़ रहे हैं, जो अवेयर नहीं है वो पीछे पीछे ही है। जो अवेयर नहीं है ये बात गलत है। जो अवेयर, अच्छा कौन चाहता है रिक्शा चलाना, कौन नहीं चाहता कि हम प्लेन उड़ाए, बट कहने का मतलब है फैसिलिटी के बावजूद भी वो लोग दबे हुए हैं। वो इतने दबे कुछ नहीं कि अभी तक उनका मतलब ग्रोथ, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। नहीं है तो ये आप नहीं बोल सकते कि जो अवेयर है और जो अनअवेयर है। अवेयर सब है, सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज कि अगर हम इस फॉर्म को भरेंगे तो हमारा गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, बट कंडीशंस क्या है कि उसके पास वो सारी फैसिलिटियां नहीं मौजूद है। दैट्स व्हाई ही इज अंडर प्रेशर। तो अवेयर और अनअवेयर की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात है कि वो किस कंडीशन में, उस कंडीशन से वो किस तरीके से आगे निकल रहा है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है पॉवर्टी लाइन की बात की गई है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन की बात, तो पॉवर्टी लाइन के को देखा जाए तो इसके आधार पे आपके देश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक बीपीएल, दूसरा एपीएल। बीपीएल का मतलब पता है तुमको, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे है, और एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के जस्ट ऊपर है। गेटिंग एवरीबॉडी? यस नो? यस नो? यस सर। देखो यहाँ पे सिंपल सा एक डिफिनेशन दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने डिफिनेशन अभी वर्क कर लिया है कि अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। मतलब कहने का मतलब मेरी रिक्वायरमेंट पर डे की 1000 रुपीज है और इनकम मेरा हो रहा है 300 एंड 400 रुपीज। तो उस 300-400 रुपीज की मदद से आई एम अनेबल टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स, ऑल द नीड्स ऑफ माय फैमिली। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बंदा पॉवर्टी पे जूझ रहा है। यस कि नो स्टूडेंट्स? यस कि नो? यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। डन। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एक देश, अब देखो यहाँ पे अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए, डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कंट्री को, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से डेवलपमेंट के आधार पर कंपेयर किया जाए, तो इसमें एक वर्ड आ जाता है एवरेज इनकम। ध्यान देना, एवरेज इनकम, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। देखो तीन फैक्टर्स हैं, जिन तीन फैक्टर के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, किसी देश, किसी स्टेट्स को कंपेयर करते हैं कौन स्टेट कितना ज्यादा डेवलप है, जिसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा एवरेज इनकम, ठीक है। दूसरा आता है हेल्थ और तीसरा आता है एजुकेशन। इन तीनों चीजों के आधार पर, जैसे मैं आपके दे पे ये है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो HDI, ये इन तीनों पॉइंट को यूज करता है, एवरेज इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, और इन तीनों के आधार पे कंपेयर करता है कौन देश कितना डेवलप है, ठीक है। तो एवरेज इनकम क्या है, छोटा सा पॉइंट समझ लो, ध्यान देना। एवरेज इनकम क्या है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? एवरेज इनकम, एवरेज इनकम इसको समझ लो क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज इनकम का मतलब डायरेक्टली समझ लो कि ध्यान देना, एवरेज इनकम का मतलब इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, ठीक है। निकालेंगे कैसे, तो टोटल इनकम ऑफ अ नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। किसी भी देश की जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम को उसके टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज इनकम निकल जाएगा। डन। दूसरा है क्या, जिसकी हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ में हम लोग देखते हैं BMI, मैंने बताया भी होगा आप लोग को, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं कि जैसे मैं सपोज करो कि शुभम का मेरे को BMI निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग कि टोटल वेट, इसको हम लोग बोर्ड वर्क पे समझेंगे, सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बोर्ड पे सारे पॉइंट को समझेंगे, ये क्वेश्चन निकलता है आपका। तो BMI निकालेंगे कैसे, तो टोटल वेट इन केज, शुभम ध्यान देना, तुम्हारा, तुमको मैं बता रहा हूँ, कल मेरे को अपना BMI बताएगा शुभम, निकालो कहते हैं। तो टोटल वेट इन केजी,
आपका जो वेट है उसको केजी में पहले देख लो, 70 केजी, 50 केजी, 30 केजी, कितने केजी का वो निकल गया। डिवाइड करो इसको किससे, तो टोटल वेट को डिवाइड करेगा आप हाइट इन मीटर का स्क्वायर। शुभम गेटिंग? यस सर। क्या करेगा शुभम, ध्यान दो, पहले तुम एक पेज पे क्या करेगा, बीएमआई निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले करेगा अपना वेट, कितने वेट का है तुम शुभम का वेट? सर आइडिया नहीं, कभी चेक नहीं किया मैंने। तेरे को अपना वेट ना पता? नो चलो सर। ठीक है, तो तुमने एक तरफ वेट कर दिया, उसको डिवाइड करना है किससे, अपना हाइट निकालेगा तुम मीटर में। फिट देखता है, कितने फिट का है तुम, हाइट क्या है तुम्हारा शुभम? सर 5'8". 5 फीट। अब इसको मीटर में तुम कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, और मीटर में कन्वर्ट यस करने के सर। बाद उसका स्क्वायर करेगा, ध्यान देना, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्क्वायर करेगा। स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसको उससे डिवाइड करेगा अपने किसको, वेट को, ठीक है, और जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा बीएमआई हो गया, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और ध्यान देना, अगर तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 25 के बीच में आएगा तो आप फिट हो, गैप, समझ में आ रहा है? 18.5 से लेकर 25 के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो आप फिट है। 18.5 से नीचे आएगा, लेस आएगा तो अंडरवेट हो, मतलब कुछ खाने पीने की जरूरत है। और वही 25 को अगर आप क्रॉस कर जा रहे हो तो जानते हो क्या हो शुभम? क्या सर? ओवरवेट। ध्यान देना, 18.5 to 25 fit, less than 18.5 underweight, more than 25 overweight. Getting? यस सर। हाँ अगम्य, आप भी पा सकते हो, कोई भी, ऐसा तो नहीं कि बीएमआई केवल शुभम के लिए मैंने बताया, ये कोई भी वर्कआउट कर सकता है और घर पे अपने को चेक कर सकते हो कि हम लोग फिट है कि अनफिट है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, इतने टॉपिक को आप लोग डील करके एक बार आएंगे और इसके अगले दिन हम लोग फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। डन एवरीवन? तो सब अपना अपना बीएमआई तैयार करके रखेगा कि किसका क्या बीएमआई है, दिमाग में रखना। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, एक ब्रेक लेंगे हम लोग। कुछ और पूछना आप लोगों को? कुछ और क्वेश्चन पूछना आप लोगों को, डाउट? एनीबॉडी? कोई और डाउट पूछना आप लोगों को? एवरीवन? अगमय, अंशु, अनुष्का, आयुष, शिखर, शुभम, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? कुछ और पूछना? बीएमआई निकालने का तरीका समझ में आ गया ना? टोटल वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। अगर आपका 18.5 से 25 के बीच में आएगा तो आप फिट है, लेस देन 18.5 आएगा तो अंडरवेट, 25 के ऊपर जाएगा तो ओवरवेट। इसको दिमाग में अंदर आप लोग रखिएगा। हो जाएगा स्टूडेंट? और कोई डाउट आप लोग को? तो यहाँ पे क्लास को ऑफ करें। एवरीबॉडी ओके, देन गुड डे। तो ये सबको, एवरीबॉडी, सबको बीएमआई अपना निकाल के आना, याद रखना सबका बीएमआई, आई विल चेक। डन? ओके, गुड डे।